हुआ। हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी का स्वागत करते हुए पीसीएम सेंटर गुड मॉर्निंग। तो विद्यार्थी का जैसा कि आपको ज्ञात है कि बीएड की तैयारी के हेतु ये हम लोग जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। ये क्लास बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित है। आपके सामने स्क्रीन पर यह दिख भी रहा है। तो हम लोग सीधे हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक के लेखक विद्यार्थीगण एक महान भौतिक विज्ञानी, महान खगोल शास्त्री राकेश कुमार, जय हिंद, खगोल शास्त्री थे, इंग्लैंड के थे। ये अपंग होते हुए भी बिहार पुलिस का रिजल्ट कब आएगा राकेश जी, ये तो मुझे ज्ञात नहीं है अभी उसके बारे में। और अभी थोड़ा सा इस लॉकडाउन में अखबार भी बड़ा कम ही पढ़ रहे हैं, इसलिए उसकी सूचना फिलहाल है नहीं। सूचना मिलेगी तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो ये हॉकिंस जो है, जिनकी मृत्यु 2018 में हुई, अपंग होते हुए भी व्हील चेयर पर रहते हुए इन्होंने भौतिक क्षेत्र के लिए जो कार्य किया वो अभी स्मरणीय रहा। इनके द्वारा महान भौतिक क्षेत्र में ज्ञाता थे। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत वर्तमान में माना जाता है, ब्लैक होल, जिसकी सबसे पहले चंद्रशेखर ने उसका सिद्धांत दिया था कैसे ब्लैक होल क्या है, तो उसके बारे में काफी कुछ, इस प्रकृति की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है। तो आंसर हो गया आपका स्टीफन हॉकिंस, जिनकी मृत्यु हुई मार्च 2018 में। आशीष जी, दुर्भाग्य से आपका प्रश्न गलत हो गया। आइंस्टीन भारत विश्व के महान वैज्ञानिक अब तक के जो ज्ञात होता है उसमें विश्व का सबसे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन को ही माना जाता है। जर्मनी के थे, यहूदी थे और हिटलर के भय से इन्हें जर्मनी छोड़कर अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त कर लेना पड़ा। सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक रहे, पूरे एशिया के विज्ञान के क्षेत्र के पहला रहे जिन्होंने 1928 में खोज किया था रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, और 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन मैंने कल बतलाया था, कल तो काफी इजी था क्योंकि कोरोना काल में एग्जाम लिया गया था, 8वां 9वां के स्तर का है। आज का क्वेश्चन जो है, जो बीएड का एक अपना स्तर होता है उस स्तर का क्वेश्चन है। तो विगत वर्ष जो एग्जाम हुआ था वो कोरोना काल में बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। आज का क्वेश्चन पूरी तरह स्तरीय है। कोलकाता की को स्थापित किया गया था, दिया गया विकल्प विद्यार्थीगण, एक भी विकल्प सही नहीं है। अब चूंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो विकल्प तो हम लोग तैयार कर नहीं सकते थे, एक भी विकल्प सही नहीं है। सर्वप्रथम 1698 में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हुई थी। 3 गांव था, गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हुई थी। इसी तीनों गांव के निकट अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम नामक एक किला की स्थापना किया और इसी फोर्ट विलियम के किला और ये तीनों गांव के इर्द गिर्द जॉब चारनाक ने 1698-99 में एक नगर का निर्माण करवाया। उसे ही वर्तमान में कलकत्ता या कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो दिया गया विकल्प, यहां पर जो भी विकल्प, चारों का चारों विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका वास्तविक उत्तर होता है 1698-99। जॉब चारनाक ने कोलकाता की स्थापना करवाया। कहां पर? सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर, 3 गांव जो कि बंगाल में से मिला था, उसकी जमींदारी, वहीं पर फोर्ट विलियम नामक किला का निर्माण करवाया। और उसके पश्चात यूपीसी पुलिस बैच, ठीक है विद्यार्थीगण, पीसीएम सेंटर जी आपका कल भी मैंने कहा, कल तो आप नहीं थे शायद,
तो जो भी समस्या थी मैं मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगा, आगे उस पर निर्णय लेंगे और आपके हित में निर्णय लेंगे। बैक्टीरियोफोज शब्द का प्रयोग, बैक्टीरियोफोज जीवाणु रोधी विषय से बोलते हैं। ये क्या होता है कि बैक्टीरिया फोज जो बैक्टीरिया से संक्रमित करता है उसे, यह एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। वायरस ये है जो जीवाणु को ही संक्रमित करता है, उसे ही बोलते हैं बैक्टीरियोफोज। इसके जो खोजने वाले थे वो खोजने वाले थे फ्लेक्स डी हेरेल। ऐसे वस्तुतः ये भी प्रश्न का विकल्प एक भी पूर्णतः उचित नहीं है। इसका भी जो उत्तर होता है फ्रेडरिक, इसका उत्तर है फ्रेडरिक डब्ल्यू इसकी खोज किए थे, लेकिन जो दिया गया विकल्प है, क्योंकि उन्होंने फ्लेक्स डी हेरेल इस पर काफी कुछ लिखा, इसलिए दिया गया विकल्प के आधार पर उत्तर ये हो जाएगा एची लक्ष्य। एची लक्ष्य यहां पर देखिए, एची टारगेट आपको ज्ञात होगा, आपने अध्ययन कहीं किया होगा कि नागोया प्रोटोकॉल हुआ था 1992 में। 1992 में जापान में एक सम्मेलन हुआ था, वो था जैव विविधता को लेकर। जैव विविधता अर्थात प्रकृति के जो भी क्षेत्र हैं, वनस्पति, पादप, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, झील, वो सभी जैव विविधता के दायरे में आता है। उसे कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए जो नगोया में सम्मेलन हुआ था उसे ही एची लक्ष्य के नाम से जाना गया, टारगेट के नाम से जाना गया। और इसके लिए निर्धारित किया गया, इसके लिए यह निर्धारित किया गया था कि 2020 तक इस टारगेट को हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो जैव विविधता के लिए एक ही लक्ष्य क्या है, जैव विविधता से जुड़ा हुआ तथ्य है। इसके लिए निर्णय 1992 में लिया गया था नगोया प्रोटोकॉल के दरमियान, लेकिन उसे 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अब तक पूरा हो नहीं सका। संदीप जी, चूंकि लॉकडाउन में क्लास काफी देर दिन रुका रहा, लगभग 1.5-2 महीना, अब नया शुरुआत कल से ही किया गया है, तो अभी फिलहाल एक ही क्लास आपका चल रहा है और दूसरा क्लास के लिए वार्तालाप चल रही है। वो शुरू होगा तो उसकी सूचना दी जाएगी। और एक क्लास जो है पेड क्लास, जहाँ के आपको भुगतान करके अध्ययन करना होगा, तो अभी शायद मैथ की शुरुआत पहले हो चुकी है या हो रही होगी 8 तारीख से शायद। उसमें मैं पॉलिटी से आपको शुरुआत करूंगा, जो कि सी टेट बी टेट में भी पॉलिटी का पर्याप्त क्वेश्चन रहता है। तो 8वां 9वां 10वां 11वां सहित कॉम्पिटिटिव क्षेत्र का दोनों को संयुक्त रूप से, जो कि रेलवे एसएससी का भी आता है, और उसको लेकर के पॉलिटी का पेड क्लास की शुरुआत की जाएगी, जहां मिनिमम चार्ज रखा जाएगा ताकि आर्थिक क्षेत्र में हम लोगों की भी आवश्यकता पूरा हो और आपकी भी आवश्यकता पूरा हो, दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। और फाइनल का क्लास चलेगा, थोड़े दिन इंतजार कीजिए, उसकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो नगोया क्या है, तो ये एची लक्ष्य क्या है, तो नगोया नागोया जो जापान में 1992 में सम्मेलन हुआ था, ये जैव विविधता को लेकर है। अर्थात प्रकृति ने जो हमें दिया है उसे हम कैसे संरक्षित रख सकें, इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो आपकी तमाम क्लास जैसे पूर्वज चलता था, सारे क्लास चलेगा, साथ ही पेड क्लास की शुरुआत भी होगी। तो आप लोग से उम्मीद है कि यदि हम लोगों को लगता है कि मैं बेहतर तरीके से आपको कंसेप्ट दे पाता हूं, तो आप पॉलिटी क्लास से जुड़िएगा। टाइमिंग आपको बताया जाएगा। क्लास की फी बहुत ही मिनिमम होगा, 250 रुपया ही फी रखा जाएगा, ताकि आपको, और उसका आपको PDF भी उपलब्ध होगा, नोट्स भी उपलब्ध होगा, ताकि जब आप क्लास खत्म हो तो उसे नोट्स के रूप में भी आप पढ़ सकें। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात कृषि क्षेत्र में हमें इस प्रकार से कार्य करना है कि प्रकृति को, मिट्टी, जल, वायु प्रदूषित नहीं हो। आज इस प्रकार से रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे जल प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है, वायु का। और जब उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, चावल दाल,
तो शरीर को भी नुकसान पहुंचता है, स्वास्थ्य को भी क्षति पहुंचती है। तो ऐसी कृषि प्रणाली को अपनाया जाए जो प्रकृति के अनुकूल हो। तो आजकल जो है जैविक खेती अर्थात रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक रूप से ही घास, शैवाल वगैरह को खाद के रूप में प्रयोग में लाना है। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प आपका कृषि है, तो ये वन लिख रहा है, ये मछली लिख रहा है, सदाबहार क्रांति। यहाँ पर देखिए एकमात्र आपका जैविक संपोषित कृषि, यही एकमात्र ऐसा विकल्प है। मैंने बराबर बताया आपको कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां विकल्प और प्रश्न को यदि सही से तालमेल स्थापित किया जाए तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ये प्रश्न उसी कैटेगरी का है। आपको पता होगा सिक्किम भारत का पहला जैविक कृषि का राज्य बन गया था। सिक्किम में कहीं भी किसी खेत में रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसी रास्ते पर हिमाचल प्रदेश चल रहा है। धीरे धीरे पूरे भारत में इस सिस्टम को तैयार करना है। जैविक कृषि, हरित शैवाल का निर्माण करना है, केंचुआ के माध्यम से कृषि की उत्पादकता को बढ़ावा देना है, दलहन के माध्यम से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करना है। इसी को कहते हैं जैविक संपोषित कृषि। फिर देखिए आपके सामने वैसा ही सब्जी और रसोइयों की जो जड़ी बूटियों की खेती के रूप में। अब देखिए जड़ी बूटी खेती है तो ये मधुमक्खी है, ये रेशम का है और ये बागवानी। अब चूंकि यहाँ सब्जी दे रहा है, रसोई की जड़ी बूटी है, तो स्पष्ट है कि सब्जी से जुड़ा हुआ तथ्य ही होगा। सब्जी में हमें इस प्रकार का सब्जी का ग्रहण करना है, पालक का प्रयोग करना है, पर्याप्त मात्रा में लोहा है तो उसमें हरी साग पत्ते वाली सब्जी खाना है, मेथी का प्रयोग करना। तो ऐसे जो कृषि उत्पाद हैं जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आज देख रहे हैं कोरोना काल में इम्यूनिटी को ही बढ़ाने की बात चल रही है। तो यदि आपकी शारीरिक आंतरिक ऊर्जा बेहतर हो, उसके लिए हम पौष्टिक आहार का प्रयोग करें, उसके लिए जैविक आहार का प्रयोग करें, तो ऐसी खेती बाड़ी करें, ऐसी सब्जी का उत्पादन करें जो कि हमारे लिए काफी लाभदायक है। आज देखते हैं बाजार में बड़े पैमाने पर ब्रोकली का उत्पादन होने लगा है, बाजार में आने लगा है। तो ब्रोकली, गोभी में कोई ज्यादा, गोभी से जो है जितना लाभ होता है उससे ज्यादा नुकसान भी करता है, लेकिन ब्रोकली उसी के समकक्ष का है तो वह काफी लाभ पहुंचाता है शरीर को। तो वैसी खेती, वैसी सब्जी का उत्पादन करें जो स्वस्थ वर्धक हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? ऐसे वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कौन है? यदि आप में से किसी को पता है तो लिखें, क्योंकि वर्तमान श्रीलंका की राजधानी क्या है, तब आपको प्राचीन के बारे में। श्रीलंका को 1972 तक सिलोन के नाम से जाना जाता था। 1972 तक श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। उन्नीस में उसे सिलोन को श्रीलंका कर दिया गया। तो आप लोग लिखें कि श्रीलंका की वर्तमान राजधानी कहां है? तो ये अनुराधापुर। आपने पढ़ा हुआ इतिहास के पन्नों पर चोल काल में उत्तरी श्रीलंका को राजराज चोल ने जीत लिया था और संपूर्ण श्रीलंका को जीतने का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल को। तो राजराज चोल ने, महिला जयवर्धने कोटा, एकदम सही लिखे हैं विक्रम श्रीवास्तव जी। तो वर्तमान जो है उसका श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने कोटे। जयवर्धने कोटे उसके वर्तमान, महिला को छुटा दीजिएगा, सीधे जयवर्धने कोटे श्रीलंका की राजधानी है। तो प्राचीन काल में श्रीलंका की राजधानी, जब भारत में चोल वंश का शासन था, अर्थात 9वीं शताब्दी में श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर हुआ करता था। उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था राजराज प्रथम ने, और मामुंडी चोल मंडल के नाम से उसे अपनी राज में शामिल कर लिया। मां का लाडला एकदम आपका सही उत्तर है, लेकिन पहले उत्तर आ चुका है। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं, बधाई हो। प्रश्न जो है अर्थात करंट से आप लोग अपने आप को जोड़े रखते हैं और यह जुड़ाव ही आपकी सफलता के लिए पर्याप्त होगा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। चाबहार पोर्ट, यह जो है ईरान का एकमात्र बंदरगाह है। ईरान का एकमात्र बंदरगाह है जो ओमान की खाड़ी में है। ओमान की खाड़ी का ये बंदरगाह है। भारत इस बंदरगाह के निर्माण में अच्छी खासी निवेश किया है। भारत का उद्देश्य यह है ताकि बिना पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किए हुए भारत अफगानिस्तान तक पहुंच सके, इसलिए चाबहार बंदरगाह को इस पर से आपका
चीन का नजर भी लगा हुआ है। चीन इससे भारत की इस निवेश को बाधित करने का प्रयास प्राचीन से लेकर वर्तमान तक करता रहा है। तो यहाँ पर चीन जो है तो जब चारवाह की शुरुआत हुई थी उसी वक्त से लेकर वर्तमान समय तक वो इसे रोकने का प्रयास कर रहा है। तो ईरान का यह एकमात्र बंदरगाह है, ओमान की खाड़ी में यह बंदरगाह है जिसमें भारत बड़े पैमाने पर निवेश किया है। बंदरगाह का निर्माण और वहां से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है ताकि वह अफगानिस्तान और पेट्रोलियम उत्पादक कंट्री से अपने संबंधों को बेहतर बना सके। वन्य जीव अभयारण्य, अभय बिना भय का रन मतलब घूमना, अर्थात वन के जो जीव है चाहे वो सिंह हो या उसमें रहने वाले भालू से लेकर हाथी गधा वगैरह जो भी रहता हो वो मुक्त रूप से भ्रमण कर सके। अभय बिना भय का, वन के क्षेत्र में वन प्राणी जो हैं वहां बिना भय के वो भ्रमण कर सके, निर्भय होकर के अपनी जीवन मानव की गतिविधियां से मुक्त हो, उसे कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। अब कहता है जहां कोई भी पेड़ झाड़ियां जड़ी बूटी और कई प्रकार के जानवर जैसे कि बंदर पक्षी हाथी सांप मेढक आदि देखा जा सकता है। किस प्रकार का, अब ध्रुवीय क्षेत्र, चलिए ध्रुव मतलब होता है दक्षिणी उत्तरी ध्रुव जहां सालों भर बर्फ जमा होता है, तो बर्फ के क्षेत्र में बंदर से लेकर के मेढक सांप वगैरह नहीं रह सकते हैं, तो ये हो नहीं सकता है। तटीय क्षेत्र, तट मतलब होता है सागर तटीय क्षेत्र, तो सागर तटीय क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार का आपका हाथी वगैरह, क्योंकि उसे पानी सागर का लहरों से नुकसान पहुंचता है तो वहां भी संभव नहीं। समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय, ये दो विकल्प ही आपके पास है, तो ये दोनों तो आपका समाप्त हो जाता है। तटीय क्षेत्र में से भी अभयारण्य या जंगल संभावित नहीं होता है क्योंकि समुद्र की तूफान लहरों से उसे काफी क्षति काफी नुकसान पहुंचता है। तो समशीतोष्ण जलवायु और उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही जैव विविधता सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे अधिक पेड़ पौधे पादप विभिन्न जीव जंतु ये जो पाया जाता है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। जहां गर्मी और बरसात ज्यादा हो वहीं पर जैव विविधता अधिक होती है। ठंडे क्षेत्र में पेड़ पौधे जैव विविधता की संख्या कमती जाती है। तो यहाँ पर समशीतोष्ण में भी अच्छे खासे अभयारण्य होता है, लेकिन जो कि दो विकल्प सही है तो सबसे बेहतर उत्तर चुनना है उष्ण कटिबंधीय। जैसे विषुवत-रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है। भारत में पश्चिमी घाट केरल का शांत घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है जहां गर्मी भी है और बरसात भी अच्छी खासी होती है। तो कंसेप्ट बनाना है, न कि हमको रटना है रटाना है। कंसेप्ट हो कि कौन से परिस्थिति में कौन से जीव जंतु कहाँ बेहतर रह सकते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं जैव विविधता की मात्रा में कमी आती है, और उल्टा करें जैसे जैसे ध्रुव से हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं जैव विविधता की मात्रा बढ़ती जाती है। तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा। बीएड का ये प्रश्न काफी स्तरीय है। मैंने कल बताया था, एक जो कल आपको बताया, चूंकि वो कोरोना काल में हुआ था, क्वेश्चन बहुत इजी दे दिया गया था। तो चूंकि बीएड जो है बीए के बाद का है, तो एसएससी ग्रेजुएट स्तर का जिस प्रकार का क्वेश्चन होता है उसी प्रकार का क्वेश्चन बीएड का होता है। दोनों का स्तर लगभग एक है। यदि आप इसकी तैयारी करते हैं, इसकी बेहतर जानकारी रखते हैं, तो आपको एसएससी के एग्जाम में वो इसका जीके पर्याप्त मात्रा में आपको सहयोग प्रदान करेगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में, ये नहीं कि हमको बीएड की तो हम फॉर्म भरे नहीं है तो बीएड का जीके क्यों पढ़े। जीके जो है सामान्य अध्ययन आप निकाल कर देखेंगे तो इसमें कई क्वेश्चन एसएससी का से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। तो बीएड का जो क्वेश्चन होता है वो एसएससी के लेवल का होता है, एसएससी के स्तर का होता है। इसलिए इससे अधिक से अधिक मात्रा संख्या में जुड़िए, पुराने अवस्था को वापस लौट लाते हुए पुनः उसमें इंक्रीज करने का प्रयत्न कीजिए ताकि हमें आपसे और आपको हमसे दोनों को एक दूसरे से लाभान्वित हों। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राज्य की आपका एसएससी से लेकर बीपीएससी वैसा कोई भी नहीं रहा होगा जहां ये क्वेश्चन ना पूछा गया है। कॉप 24 है, 25 जो है ये 19 में हुआ, लेकिन 26 का आयोजन किया नहीं जा सका तो क्योंकि वह कोरोना का काल चल रहा था। ये जो आपका आयोजन हुआ ये पोलैंड में हुआ। हर वर्ष इसकी आयोजन की जाती है
तो कॉप क्या है? COP जो शब्द आप देख रहे हैं तो होता है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से जुड़ा होता है कॉप जो है। तो ये यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ संस्था होती है। यूनाइटेड नेशन की जुड़ा हुआ ये संस्था, इसकी नवंबर 2021 में अगली बैठक जो है यूके इंग्लैंड का ग्लासगो में होने की संभावना है। ऐसे कोरोना काल में होगा या ना होगा कह नहीं सकते हैं। तो 2020 में इसकी बैठक हुई नहीं। तो आपके सामने जो प्रश्न है आपको उसको 2019 का आपको ध्यान रखना भी है, क्योंकि वही परीक्षा में आ सकता है। तो ये जो प्रश्न आपका है 24, ये 2018 में, लेकिन यह 2019 के लिए दायरे में आता है। तो ये पोलैंड में हुआ था, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये भी जो है आपका जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत को बचाने, तो तमाम को सामूहिक तौर पर अर्थात प्रकृति को बचाने, नेचर को बचाने, मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इसका सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता रहा है। लेकिन 2020 में इसकी बैठक नहीं हो सकी। संकट कोरोना का था विश्व स्तर पर। चिली में, ऐसे चिली कुछ अपना आंतरिक समस्या भी हो गया, वहां कुछ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो चिली ने उसको करने से असमर्थ अपने को पाया। इस साल का जो बैठक इंग्लैंड में होना है और आपके सामने जो है वो है क्योटो पोलैंड में इसका बैठक संपन्न हुआ। प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है। भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक, स्व मतलब ऐसा क्षेत्र हो जहां जैसे अभी आप देखते हैं क्या प्रधानमंत्री का बराबर आता है मेक इन इंडिया, अर्थात स्वयं अपने देश में हम जिस वस्तु का आयात करते हैं, मोबाइल को हम बड़े पैमाने पर आयात करते हैं, सैमसंग मोबाइल का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं, ओप्पो का प्रयोग करते हैं। तो जो ये मोबाइल कोरियाई कंपनी है, तो कोरिया से उत्पादन होकर भारत आता है, तो हम ऐसा यहाँ सिस्टम तैयार करें कि वो कंपनी भारत में ही आकर प्रोडक्ट बनाए, जिससे भारतीय लोगों को रोजगार मिले। भारत से ही निर्यात होगा, सरकार को टैक्स भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा, यहां बनेगा तो लागत व्यय में भी कमी आएगी। तो मेक इन इंडिया वही है, स्व उत्पादन, अपना उत्पादन हम स्वयं करें, ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करें जहां अपनी आवश्यकता अनुसार उत्पादन स्वयं हो जाए। तो कहता है कि आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो चतुर्थ, ध्यान रखिए, पहली बार आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ है। आपको ज्ञात होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को सामूहिक तौर पर प्राथमिकता दी गई, चौथी योजना में था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। तो ये आंसर हो गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, दूसरा 1956 से 61 तक, तीसरा 1961 से 1966 तक, चतुर्थ जो है 1969 से 1974 तक चला था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही आत्मनिर्भरता को लक्ष्य रखा गया था। 66 का डी, सबसे पहला उत्तर जो दिख रहा है 66 का डी। निकिता जी, पूर्णतः आपका उत्तर सही है, आपने सही उत्तर दिया है। भारत के राज्यों में योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता का आवंटन, जिसे आप अभी बराबर पढ़ते बिहार में सुनते होंगे कि मांग किया जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। तो विशेष राज्य का दर्जा देते हुए केंद्र सरकार राज्य की योजना के लिए विकास में सहयोग प्रदान करे, विशेष सुविधा प्रदान करे। इसके लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही पहली बार उसको सिस्टम को तैयार किया गया था, जिसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर जाता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में ही इसकी शुरुआत हुई थी, अर्थात गाडगिल योजना के नाम से ही उस योजना को जाना गया, ताकि केंद्र सरकार राज्य सरकार के विकास में राज्य सरकार के विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए, जिससे कि राज्य का भी सही रूप से विकास हो और केंद्र का भी सही तरीके से विकास हो। तो यहाँ भी आंसर पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ
या गरीबी निवारण को लक्ष्य रखा गया। 8वीं योजना में लक्ष्य था तकनीकी क्षेत्र का विकास, एक बार पुनः था देश को आत्मनिर्भर बनाना। 10वीं योजना में था मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। आप लोग का स्क्रीन बड़ा ही धीमा चल रहा है जो कहीं न कहीं हतोत्साहित करता है, तो स्क्रीन चलता रहना चाहिए। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करता है? यह तो देखिए संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन के लिए 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति को संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के रूप में 3 भागों में विभाजन किया गया है। उसका उल्लेख अनुच्छेद 263 से लेकर 300 तक के अलग अलग खंड में होता है। वहां पर 263 से लेकर अनुच्छेद 300 तक में आता है। लेकिन चूंकि यहाँ विकल्प आपको देखिए, अब यहाँ अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखे, अर्थात फॉरेन डिप्लोमेसी को बेहतर बनाए। तो ये विकल्प आपका समाप्त। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार कहता है कि अपने शरीर की, अपने जीवन की सुरक्षा करें। तो यहां भी 21 ये समाप्त है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, ये भी समाप्त। अब देखिए अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 में लिखता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया इस देश का नाम क्या होगा? तो भारत होगा। कैसा देश होगा? तो ये कहता है भारत एक राज्यों का संघ, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट। जब राज्य होगा और केंद्र होगा, तो जब राज्यों का संघ होगा, राज्य से मिलकर संघ बनता है, तो संघ और राज्य के बीच के संबंध भी बेहतर होना चाहिए। तो धन का आवंटन। तो यहाँ ये प्रश्न जो है डायरेक्ट आंसर नहीं है, ये कंसेप्ट का प्रश्न है। यदि आपकी समझ बेहतर है, विकल्प और प्रश्न के बीच आप तारतम्य संबंध को स्थापित कर पाते हैं, तो आप बेहतर उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है समझ होनी चाहिए। तो समझ से जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रश्न इसमें जो है कंसेप्ट पर बना हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया गया विकल्प में कहीं भी केंद्र राज्य के भी शक्ति का विभाजन एक में नहीं है, लेकिन वहां राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर हो जाता है ए। स्पष्ट हो चुका विद्यार्थीगण? वेल्स की राजधानी कहाँ है? अब देखिए यहां पर लंदन, तो आपको पता ही है कि लंदन राजधानी किसका है? इंग्लैंड का है। डबलिन आयरलैंड का, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। अब बचा आपके पास एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की राजधानी है। और ये तो आप फेमस है, ये भी अधिकांश विद्यार्थी जानता होगा, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की राजधानी है। तो अब एकमात्र देखिए आपके पास विकल्प बचा, वेल्स का राजधानी हो गया ए। तो विकल्प को देखिए, विकल्प को पहले छांटिए। ठीक है, कंफर्म हम नहीं जान रहे हैं कि वेल्स किसकी राजधानी कहाँ है। और एक विकल्प छटा कि लंदन नहीं है, डबलिन भी नहीं है। तो आपके पास अब 2 ही विकल्प बचाने, तो उसको विकल्प को थोड़ा सा छांटने का प्रयास कीजिए, अपने कंसेप्ट पर जोर दीजिए। तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर को आप राजधानी में एक बार भी, यदि विभिन्न किताब में राजधानी का उल्लेख होता है, 1 या 2 बार भी राजधानी पढ़ लेंगे तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं याद हो, लेकिन जब प्रश्न रहेगा तो उसको विकल्प देख करके बड़े आसानी से आप राजधानी से संबंधित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 1 से 2 बार उसको पढ़ लीजिए। आप देखिएगा उसके बाद आप अधिकांश राजधानी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो कहता है किस राजधानी पर? यहाँ पर आप देखिए क्या, सबसे पहले शुरू कीजिए हडसन, तो आप पढ़ते होंगे न्यूयॉर्क, हडसन नदी के तट पर है। मिसिसिपी, मिसिसिपी सेंट पॉल, मिसिसिपी जो है सेंट पॉल नगर से गुजरती। पोर्टमैक, यही आपका उत्तर हो गया। कोलोरेडो, ये दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है, अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। तो
ला पंपा अर्जेंटीना का महत्वपूर्ण नगर है, औद्योगिक नगर है, तो वहां से होकर गुजरती है। तो पोर्ट मैक। चलिए उत्तर आपका 2 का है, जीके राजा राकेश कुमार। नहीं, राकेश का तो उत्तर गलत हो जाता है ना, 71। अभी 71 तो हम पहुंचे नहीं, आप तो आगे ही बढ़े हुए हैं, अभी तो हम 70 पर ही हैं विद्यार्थीगण। तो बधाई हो राजा कुमार जी कि आपने उत्तर एकदम सही दिया है। वास 71 70वां गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? हर वर्ष 1955 से कंटिन्यू प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता रहा है, लेकिन 2021 में उसको उस कड़ी का वो विखंडन हुआ, क्योंकि कोरोना काल में ये आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को भारत में आने के लिए आमंत्रण दिया हुआ था, बोरिस जॉनसन को, लेकिन कोरोना काल में दौरा रद्द हो गया। तो बांग्लादेश की सेना को 50वीं, क्योंकि बांग्लादेश 1971 में हुआ था स्वतंत्र, तो उसकी सेना को जो है परेड के लिए बुलाया गया था। तो पहली बार ये हुआ 1955 के बाद कि गणतंत्र दिवस पर किसी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सके। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया विकल्प है, उस विकल्प में 71 का आपका है आंसर ए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जो है इसके अध्यक्ष के रूप आए थे। तो 70वां के में 71वां के क्षेत्र में ये कौन था, 70वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर। उसके पश्चात जो है आपका अगला की बैठक में कोई आ नहीं सके, जायर ब्राजील के ये थे। उसके बाद जो है 71वां में जो शामिल हुए वो थे ब्राजील के, वो थे जायर वाल्सोनारो थे, लेकिन इस वर्ष 2020 में था 21 में बैठक में कोई आ नहीं सके। उत्तर तो खैर ये तो तब का क्वेश्चन था, ये आपके लिए कोई बड़े महत्व का नहीं रहा। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? अब देखिए गौतम बुद्ध संस्कृत में तो उपदेश दिए नहीं, आपको पता होगा। ब्राह्मी में अशोक की अभिलेख की मिलती है, प्राकृत में जैन धर्म महावीर का उल्लेख, और पाली में दिया गया वो है गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में, हिंदू धर्म का जो लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, और ब्राह्मी या अशोक के अभिलेख की लिपि है ब्राह्मी। एकदम सही है। चलिए आपका अब आइए प्रश्न संख्या 73। दिल्ली सल्तनत कब से कब चला? दिल्ली सल्तनत देखिए 1206 से लेकर 1526 तक का काल दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है वो है गुलाम वंश, दूसरा वंश जो है वो है खिलजी वंश, तीसरा वंश का नाम है तुगलक वंश, चौथा वंश का नाम है सैयद वंश, और पांचवा वंश का नाम है लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। ठीक है, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था तो 1221 में, नादिर शाह 1739 में, तैमूर 1398 में ये आक्रमणकारी रहे। तो 1221 यहाँ देखते हैं 1226 तक है, तो ये नादिर शाह तो इसमें ऐसे ही अलग हो गया क्योंकि इसके बाद का काल है। तैमूर लंग ये जो है सो इसके काल में कुछ प्रभाव पड़ा नहीं। तैमूर लंग 1398 यहाँ पर देख रहे हैं 1526 तक कंटिन्यू बना हुआ है, तो ये भी विकल्प समाप्त हो जाता है, ये भी समाप्त हो गया, ये भी। अब आपके सामने एकमात्र विकल्प बचा, देखिए बाबर। यही कंसेप्ट होनी चाहिए कि प्रश्न को पढ़ें, विकल्प को देखें और हम पूरी एक्यूरेसी के साथ उत्तर तक पहुंच सकें। तो बाबर ने 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति के द्वारा इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम सुल्तान को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना किया। सल्तनत काल के बाद शुरुआत होती है मुगल वंश, उत्तर हो गया बाबर। जीके बहुत ही रोचक विषय है विद्यार्थीगण, थोड़ा सा समझिए, थोड़ी सी पढ़ने का प्रयास कीजिए। सर जीडी का क्लास नहीं चलेगा, यकीनन तौर पर क्लास चलेगा विद्यार्थीगण, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो लॉकडाउन के पश्चात हम लोग की शुरुआत ही हुई है, जब मेल जोल बढ़ेगी फिर आपकी समस्या हमारी समस्या सब मिलकर समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे।
आप लोग बस इसी प्रकार सहयोग देते रहें, हम लोगों के प्रति प्रेम बनाए रखें। समस्या हल करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण जो है मूल रूप से एक बीमारी थी, प्लेग बीमारी जो है पैर से, चूहा से होती थी। पैर में वह नुकसान करके मनुष्य के जीवन लीला को समाप्त कर दिया करता था। तो प्लेग से बचने के लिए, ऊंचाई पर रहने वाले को प्लेग नहीं होता था, चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। हैदराबाद का निर्माता कौन था? यहां पर देखिए विकल्प आपके कुली अली, चार मीनार का निर्माण करवाया कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, ये इब्राहिम शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो चार मीनार वह एक प्रकार का क्या है, कुली कुतुब शाह, चार मीनार का निर्माण करवाया कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ही हैदराबाद का भी निर्माता था। चार मीनार एक मस्जिद भी है। चार मीनार की ऊंचाई जो है उसमें चार खंभे हैं। हर खंभा जो है चार मीनार की, उसकी ऊंचाई होती है 48.7 मीटर। 48.7 मीटर का चार खंभा है, चार उसके स्तंभ हैं। क्या लिखे नहीं समझे आप? प्रश्न थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्यों लिखना पड़ता है जो कि मैसेज डिलीट कर देना पड़े? तो कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। कुली कुतुब शाह, हैदराबाद की पहचान ही, हैदराबाद का लोगो है चार मीनार, तो हैदराबाद की पहचान है चार मीनार। तो 1591 ईस्वी में, 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने प्लेग से बचने के लिए चार मीनार का निर्माण करवाया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वो है वारेन हेस्टिंग्स। अब चूंकि विकल्प में आपका वारेन हेस्टिंग्स की जगह पर लिखा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो यह तो लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, वारेन हेस्टिंग्स अलग है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक का काल का है, और वारेन हेस्टिंग्स जो है विकल्प लॉर्ड नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग्स होगा। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर था, इसलिए उत्तर यहां पर दिया गया। पहला रहता सीधे गवर्नर, पहला गवर्नर होता लॉर्ड क्लाइव, पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं। तो दिया गया विकल्प में, यहां सभी का सभी विकल्प गलत है। किसका स्थापना 1591? चार मीनार की स्थापना 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया। हैदराबाद का निर्माता भी था कुली कुतुब शाह। तो 1591। तो यहां पर उत्तर आपका जो है लॉर्ड नहीं होगा। अब देखिए बीपीएससी हो या बिहार का कोई एग्जाम हो और क्वेश्चन गलत, यहां बिहार में अक्सर हाँ ऐसा होता है, दो चार क्वेश्चन गलत होता है। यहां पर भी आप देखिए कि तीसरा क्वेश्चन ऐसा है इसमें एक भी विकल्प सही नहीं है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा लॉर्ड नहीं वारेन हेस्टिंग्स। आप याद रखिएगा, ये उत्तर में थोड़ी सी बदलाव कर देना है। वंदे मातरम जो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक जो कि सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि में लिखा गया था, आनंद मठ से लिया गया। इसमें यूं तो 5 पंक्ति का वो दोहा है, लेकिन प्रथम 2 पंक्ति को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। और इसे सबसे पहली बार कांग्रेस की स्थापना के बाद 1896 कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। रहीमतुल्लाह सयानी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
रहीमतुल्ला सयानी उस वक्त जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनके अध्यक्षता में ही वंदे मातरम को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? वो 1896। रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में वंदे मातरम के लेखक हुए बंकिम चंद्र चटर्जी। मोहनचंद करमचंद गांधी के दौरान महात्मा कब बने? 1917 में, जब महात्मा का, कल भी इस प्रकार का क्वेश्चन को मैंने बतलाया था, 1917 में तिनकठिया आंदोलन का सफल नेतृत्व किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी तिनकठिया आंदोलन का नेतृत्व करने पहुंचे थे और इस आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 के पश्चात गांधी जी महात्मा बन गए। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। 1900 नेशनल कांग्रेस अमृत अधिवेशन, खिलाफत का अभी 1919, ये तमाम 1919 की घटना है ये तीनों, और ये है 1917। तो हो जाता है 1917। गुड मॉर्निंग। चला, बड़ा विलंब से पहुंचे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बहुत बेहतर क्वेश्चन था, जो कि परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार का था कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें उसमें आपके लिए काफी प्रभावी होगा। क्वेश्चन स्तरीय भी था विद्यार्थीगण बीएड का। ये निम्नलिखित में किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? सुबह का तारा, शाम का तारा। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, एकमात्र ग्रह जो चंद्रमा की तरह कला दिखलाता है, अर्थात यह चंद्रमा अलग अलग दिन अलग अलग आकृति का होता है, बुध का भी यही होता है। शुक्र ग्रह को सुबह एवं शाम का तारा कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, सबसे गर्म या तपता हुआ तारा कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह या पृथ्वी का पुत्र के नाम से जानते हैं, बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित भारत ने फ्रांस की कौन से अधिग्रहण किया? फ्रांस के द्वारा 1671 में फ्रांसीसियों के द्वारा ही, जिसका नाम था फ्रांसीसी मार्टिन, ने पांडिचेरी की स्थापना किया। ये देखिए, यानम, माहे, कराइकल, ये सही पांडिचेरी की जिला का नाम है। ये तीनों का तीनों पांडिचेरी का क्षेत्र है। माहे उसकी राजधानी हुई। ये सभी 1971 में उसकी स्थापना पांडिचेरी की फ्रांसीसी ने किया। 1954 तक ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में रहा। 1954 में फ्रांस ने इसे स्वतंत्र कर दिया और विधिवत तौर पर 1962 में इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। 54 से 62 तक यह एक प्रकार से स्वायत्तशासी के क्षेत्र में, स्वयं से शासित होने वाले क्षेत्र के रूप में काम किया। 14वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया, अर्थात 1954 में स्वतंत्र हुआ और भारतीय संघ में शामिल हुआ 1900। हाँ विद्यार्थीगण, पॉलिटी से लेकर के, पॉलिटी नहीं पूरे 8 पोर्शन हम बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। उसमें कहीं भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, चारों विषय में आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी ये, और उसे हम पेड क्लास के रूप में शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहले पॉलिटी से ही शुरुआत करेंगे और वह पॉलिटी जो है सीटेट को ध्यान में रखते हुए होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सीटेट का, स्टेट का फॉर्म भरते हैं और विभिन्न एग्जाम में भी। चलिए धन्यवाद। प्लेटफॉर्म में आपने पढ़ा है तो प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन क्लास में आपने देखा होगा, पॉलिटी के अलावा मैंने इकोनॉमिक्स भी वहां लगातार लेता रहा हूं और पॉलिटी तो वहां सभी बैच में लेता रहा हूं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रा, यहां पर देखिए 2 शब्द से बना है, एक है मुद्रा और दूसरा है अस्फीति। मुद्रा का स्फीति, स्फीति मतलब होता है फैलाव या अधिकता, मुद्रा का अधिक हो जाना। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो तो उसे मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। वस्तु कम हो और रुपया अधिक हो तो रुपया जब अधिक होगा, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। घर का मुर्गी दाल बराबर, आप कहावत सुने होंगे। जिसकी मात्रा बढ़ती है उसकी वैल्यू घट जाती है। तो चूंकि यहाँ पर आप देखिए कहता है धन की आपूर्ति में वृद्धि सही है,
उत्पादन में गिरावट नहीं होती, ये नहीं कहा कि गिरावट हो जा रहा है। धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, यहाँ फिर देखिए गिरावट है, उत्पादन में गिरावट। यहाँ अब यहाँ विकल्प इस प्रकार का है, यदि इतना भी आप जानते हैं, इतना भी आपके कंसेप्ट में बना हुआ है, तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। धन की आपूर्ति में वृद्धि हो जाना ही मुद्रास्फीति है। मुद्रा की क्रय शक्ति में, परचेजिंग पावर में कमी आ जाना ही मुद्रास्फीति है। तो मुद्रास्फीति का बेहतर तरीके से आप आसानी से दिए गए विकल्प के आधार पर उत्तर दे सकते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या कहता है कि जहां किसी समस्या का कारण क्या है, समस्या का समाधान कैसे होगा, समस्या का परिणाम कहां तक हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं, तो उसमें पूरी परिकल्पना की जाती है। समस्या का शुरुआत क्या हुआ, कारण क्या था, निदान कैसे है, कहा उस निदान तक पहुंचने का माध्यम क्या है, तो तमाम का जब अध्ययन करते हैं तो उसे ही परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है पूरी तरह परिकल्पना के आधार पर समस्या के समाधान के लिए कार्य करना। तो यहीं पर विद्यार्थी के लिए प्रश्न जो है आपका समाप्त होता है। तो आगे जो है आप जुड़े रहें, आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट के साथ तमाम तथ्यों की जानकारी तथ्यात्मक तरीके से आपको बतलाया जाएगा, ताकि आपका सिर्फ ABCD के माध्यम से नॉलेज नहीं बल्कि पूरी तरह कंसेप्ट हो और समझ के साथ आप आसानी से उत्तर दे सकें। आप लोग इसी प्रकार साथ दें, अपने विद्यार्थियों को जोड़ें, आपको यकीनन तौर पर बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ें और इस संस्था को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। धन्यवाद।